अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसा कि आप रिलेशन में देख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ द कंडक्टर है वो इंक्रीज होती है जैसा कि लेंथ इंक्रीज होती है, और ये रीजनेबल भी दिखाई देता है क्योंकि ये हार्डर होगा इलेक्ट्रॉन को पुश करना थ्रू अ लॉन्गर वायर देन अ शॉर्टर वायर। इसी तरह जब हम जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिक्रीज करते हैं तो भी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, और जाहिर है ये भी रीजनेबल लगता है क्योंकि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को पुश करना इजी होगा एक फैट वायर में कंपैरेटिवली एक स्किनी या थिन वायर में। फिर जब हम इस रिलेशन को सॉल्व करते हैं तो रेजिस्टेंस इक्वल आ जाती है R इज इक्वल टू रो, यानी कि रेजिस्टिविटी के, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, L लेंथ ऑफ द वायर और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। तो मीन के जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर्टी है एक स्पेसिफिक कंडक्टर की, क्योंकि ये डिपेंड करती है कंडक्टर की लेंथ पे, उसके डायामीटर पे, और साथ में जो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है जिससे वो वायर बनी है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्टिंग्विश करें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान। जो रेजिस्टिविटी है वो जस्ट मटेरियल को डिस्क्राइब करती है, ना कि किसी खास पीस ऑफ वायर को। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है वो करेक्टराइज करती है किसी स्पेसिफिक पीस ऑफ कंडक्टर को जिसकी एक खास स्पेसिफिक ज्योमेट्री है। जो रिलेशनशिप है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का वो डेंसिटी और मैस से मिलता जुलता है। अब जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज करते हैं तो मैस इंक्रीज होता है, और इसी तरह डिक्रीज भी होता है अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिक्रीज करते हैं। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल है वो उस सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक है। वो नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज या डिक्रीज करने से उस खास जो मटेरियल है जैसा कि आयरन वगैरह है उसको इंक्रीज नहीं करने वाले। इसी तरह जब हम किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो वो एक खास टेम्परेचर पर फिक्स है, जबकि जो रेजिस्टेंस है वो जो ज्योमेट्री ऑफ द वायर है उसे चेंज करने से या मटेरियल ऑफ द वायर है उसे चेंज करने से चेंज की जा सकती है। तो अगर हम यहाँ से जो रिलेशन है रेजिस्टिविटी का इसको देख के रेजिस्टिविटी को डिफाइन करें तो R की जगह रेजिस्टेंस की जगह ओम पुट करें, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और लेंथ की जगह मीटर, तो ये क्या बन जाता है कि ये रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन बनेगी कि ये रेजिस्टेंस है 1 क्यूबिक मीटर मटेरियल की, कि किसी मटेरियल का अगर हम 1 क्यूबिक मीटर ले लें तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टिविटी, और इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। अगर बच्चों आपको याद हो तो शुरू में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके हिसाब से जो करंट है उसका रिलेशन को देखा था। तो उस रिलेशन के मुताबिक जो करंट है वो इंक्रीज किया जा सकता है थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम नंबर ऑफ चार्जेस को इंक्रीज कर दें या चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर दें, या फिर टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जिसे हम टा का नाम दिया था वो ज़्यादा हो, और या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल जो अप्लाइड पोटेंशियल है उस पर डिपेंडेंट है, तो वो जो बाकी फैक्टर्स जो कि मटेरियल के अंदर होते हैं जो इंक्रीज कर सकते हैं, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट हैं,
वो हो गया जो चार्ज डेंसिटी है, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स टॉ। तो ये यानी कि मटेरियल डिपेंडेंट है। अगर हम रेसिप्रोकल लें रेजिस्टेंस का, तो ये इक्वल है कंडक्टेंस के। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंडेंट थी? तीन फैक्टर्स हमने मेन नाम लिए थे। ज्योमेट्री में लेंथ और एरिया था, और साथ में रेजिस्टिविटी थी। ठीक है, तो मीन के अगर हम कह रहे हैं कि करंट इंक्रीज होता है चार्ज डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम के बढ़ने से, या टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन के बढ़ने से, तो इसका मतलब है कि उसकी कंडक्टेंस भी, करंट बढ़ता है तो मीन के कंडक्टेंस भी उन मटेरियल की ज़्यादा होगी जिनके लिए जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ज़्यादा है, और जो चार्ज कैरियर्स है, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम है, वो ज़्यादा है। तो कंडक्टेंस भी इसी तरह मीन के उस पीस ऑफ वायर की प्रॉपर्टी है कि वो पीस ऑफ वायर किससे बना है और उसकी ज्योमेट्री क्या है। अब रेजिस्टेंस का आपने फार्मूला पढ़ा, R इज इक्वल टू रो L ओवर ए। अब इसी को होल्ड कर दें तो जाहिर है रो का भी रेसिप्रोकल आ रहा है। तो जो रो का रेसिप्रोकल है वो क्या है? कंडक्टिविटी। जो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है तो वो कंडक्टिविटी है। तो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में वही डिफरेंस है जो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो आप डिस्क्राइब करें, तो आप इन जो फैक्टर्स पहले डिस्क्राइब किए जा चुके हैं इनको आप देख लेंगे। तो जिन चीज़ों से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, कंडक्टेंस उन्हीं चीज़ों से डिक्रीज होगी, या फिर जो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वही कंडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे, लेकिन जो अफेक्ट है वो उल्ट होगा, यानी कि जिन चीज़ों से रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, कंडक्टिविटी उन्हीं चीज़ों से डिक्रीज होगी। तो आपने उनके डेफिनेशन, फार्मूला और यूनिट को याद रखना है। अभी जैसा कि आपको बताया कि जो कंडक्टेंस की हम बात कर रहे थे, या उससे पहले करंट की बात की, कि करंट जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है उसमें जो नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कैरियर्स पे, या फिर टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स पे डिपेंडेंट है। मीन के ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंडेंट है, लेकिन वो जाहिर है वो सोर्स ऑफ ईएमएफ पर डिपेंडेंट है जो हम उस मटेरियल में करंट फ्लो करवाने के लिए अटैच करेंगे। तो ये जो क्वांटिटीज हैं, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम या टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स, वो कंडक्टिंग मटेरियल पर डिपेंडेंट है। तो अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड करें दो डिफरेंट मटेरियल्स को, तो उस मटेरियल में लार्जर करंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी आप कह लें कि जिसमें लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या चार्ज डेंसिटी है, या फिर जिनका लॉन्गर टाइम है टा, यानी कि टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो है वो जिनका ज़्यादा है, वो बेटर कंडक्ट करेंगे। तो इसी तरह रेजिस्टेंस उल्ट हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस उन मटेरियल की, यानी कि कंडक्टेंस पे हमने बताया कि जिनके लिए नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, या फिर टा जो है वो लॉन्गर होगा, कि एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन के दरमियान ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगी? उल्ट होगी, कि जिसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली कम होगी, या टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन जो है वो कम होगा, वो मटेरियल ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करे। तो जैसे कि आप ये बुक का ही पैरा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू कोलिजन्स with the free electrons encountered with the atoms of the lattice। तो नेक्स्ट यही है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज क्यों हो जाती है विद द टेम्परेचर। तो
शायद आपको याद हो कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे उन एटम्स को, जिसकी वजह से वो लार्जर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स इन द लैटिस इंक्रीजेस एंड हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजेस। तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ गई तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जिसकी वजह से जो टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन है वो कम हो जाएगा, ज्यादा कोलिजन्स होंगे, ठीक है ना, जो फ्रीक्वेंट और विगरस जो है वो कोलिजन्स होंगे, तो जिसकी वजह से टाइम ऑफ टा जो है वो डिक्रीज हो गया। तो टा क्योंकि ज्यादा था जिन मटेरियल्स में, वहां पर कंडक्टेंस ज्यादा थी, तो डिक्रीज हो गया तो कंडक्टेंस कम हो गई, कंडक्टेंस कम हो गई तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो गई, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज हो जाएगी। अब ये एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव्ड है कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है कंडक्टर की, वो जो कंसिडरेबल रेंज है ये 0 से तकरीबन 20 डिग्री तक ये सेम रहती है, ठीक है। और यानी कि ज़्यादातर जो हम रेफरेंस टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंस लेते हैं, क्या वो 0 डिग्री है या 20 डिग्री है मोस्टली। फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो रेजिस्टेंस में भी चेंज आता है। तो उस हिसाब से ये एक कोफिशिएंट है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसे डिफाइन करते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, के हर केल्विन के बदले कितनी फ्रैक्शनल चेंज आती है रेजिस्टेंस में। तो ये जो आर नॉट है इसमें रेफरेंस वैल्यू है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी रेजिस्टेंस होगी, और आर टी किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर कितनी रेजिस्टेंस होगी। अब ये जो टी लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो नीचे आर नॉट के साथ टी लिखा हुआ है, ये सिंपल टी नहीं है, ये एक्चुअल में टी माइनस टी नॉट है, ठीक है। अब क्योंकि टी नॉट 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस वजह से ये सिंपली टी आ गया, लेकिन एक्चुअल में ये भी जो टी है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये याद रखिएगा, सिंपली टी नहीं। खास तौर पे अगर आप केल्विन में उसे प्लेस करेंगे तो ये वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसके अलावा और ये कि अगर आर नॉट को उठा के आप अल्फा के साथ लगा दें तो आर नॉट अल्फा इक्वल आ जाएगा आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई टी माइनस टी नॉट। तो ये कुछ स्लोप की तरह मतलब बिहेव करेगा। तो अगर पूछा जाए कि स्लोप ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर किसके इक्वल है, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किसके इक्वल होगी, अल्फा आर नॉट के इक्वल होगी, ठीक है। तो आर की वैल्यू आपको पता है, आर नॉट की वैल्यू आ गई रो नॉट एल ओवर ए, लेंथ और एरिया कांस्टेंट रहे, तो उसी पे आर टी क्या होगा, रो टी इज इक्वल आर टी इज इक्वल टू रो टी एल ओवर ए, लेंथ और एरिया कांस्टेंट रहे तो मीन के रेजिस्टिविटी चेंज हुई, तो इसके हिसाब से हम उसी ही फार्मूला को जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है उसे रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम टेबल देखेंगे अल्फा के लिए, तो आप देखेंगे कि कुछ के लिए जो अल्फा की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होगा, ये लास्ट पैराग्राफ में है कि कुछ मटेरियल्स का जो नेगेटिव कोएफिशिएंट है वो क्यों आता है, नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो उनकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। शायद आपको याद हो जैसा कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह जो कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं, फोर्थ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जब ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो इनके पास क्या आ जाते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस, ज़्यादा चार्ज कैरियर्स। तो आपको पता है कि चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हों तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो इस वजह से वो ज़्यादा बेटर कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी डिक्रीज नेगेटिव हो जाता है। और लास्ट में जस्ट जो है एक टेबल है, ये साइड पे बना हुआ है, इसे देख लीजिएगा, इसमें जो वैल्यूज इक्वल हैं उन पे गौर कीजिएगा, और
जिनमें अल्फ़ा की वैल्यू सेम है या रेजिस्टिविटी की वैल्यू सेम है, इन्हें याद रखिएगा। और फिर के जो नेगेटिव आया है वो कौन से हैं मटेरियल, इन्हें देख लीजिएगा। और लास्ट में बस चंद एक क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा कि किन फैक्टर्स पे कंडक्टेंस डिपेंड करती है, या फिर यूँ पूछा जा सकता है कि रेजिस्टेंस किस जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान क्या डिफरेंस है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ क्यों इंक्रीज हो जाती है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, चेंज इन जो है रेजिस्टिविटी एंड चेंज इन टेम्परेचर का, तो फिर स्लोप किसकी इक्वल होगी और कुछ मटेरियल के नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्यों होते हैं। और अगर रेडियस ऑफ वायर को डबल किया जाए तो फिर जो है वो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और रेजिस्टिविटी पे। इन बातों को सोचिएगा, देखिएगा। और आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।